केस स्टडी मेथड को मैं थोड़ा सा एलेबरेट करने की कोशिश करूँगा। केस स्टडी मेथड डील्स विद इन डेप्थ एग्जामिनेशन विद एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यू यूनिट्स। यानी इसमें हमारे पास चंद चीज यूनिट्स हो सकते हैं, वो चंद लोग हो सकते हैं या चंद इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उस या कोई एक फिनोमेना है उसको हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम केस स्टडी कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो बायोग्राफीज़ के बारे में, जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनकी हम बायोग्राफीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा कि अगर सीरियल किलर कोई है या कोई ऐसा है जो कंटिन्यूसली मर्डर्स कर रहा है लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो या वो अगर फिर डिटेक्ट हो गया तो उसने कौन कौन सी स्ट्रेटजी की कि जिससे वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा है, या कंटिन्यूसली क्या क्या उसने मेथड यूज़ किए। क्योंकि जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं या मर्डरर्स होते हैं, वो एट ए टाइम एक ही तरह की स्ट्रेटजीज अडाप्ट नहीं करते या एक ही तरह के वो मेथड्स अडाप्ट करते हुए क्राइम नहीं करते। वो बार बार अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करते हैं, पोजीशंस भी चेंज करते हैं, लोकेशन भी चेंज करते हैं और स्ट्रेटजीज भी चेंज करते हैं। इसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी हाइड रहती है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिसाल के तौर पे हमारे पास चंद केसेस हैं, हम उनको स्टडी करना चाह रहे हैं। वो 4 केसेस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब रिसर्च में ये 4-5 स्टडी अगर हम क्वांटिटेटिवली नहीं स्टडी करते, उसके लिए हमें क्वालिटेटिव मेथड चाहिए और क्वालिटेटिव में भी केस स्टडी चाहिए कि जिसके थ्रू हम उनकी बायोग्राफीज को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी जवानी कैसे गुजरी, किस तरह से वो कैरियर्स की उनकी एंट्री हुई, फिर उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की। बाज़ हमें ऐसे इंटरव्यूज़ लेने के लिए हो सकता है कि उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए मल्टीपल विजिट्स करना पड़े पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ लोग अपनी इंफॉर्मेशन देना, ख़ास तौर पे इस तरह के, बेशक वो उनको सज़ा हो गई हो, वो लोग देना अपनी आइडेंटिटी और इस तरह की इंफॉर्मेशन को देना पसंद नहीं करते। तो फिर उसके लिए पहले हमें गेट एंट्री चाहिए होगी, रेपो बिल्ड करना चाहिए, रेपो बिल्ड करना होगी अपने सब्जेक्ट के साथ या हमारे इंटरव्यू पार्टनर के साथ। तो वो फिर उससे जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो एक वक्त में तो सिर्फ सलाम दुआ होगी, ग्रीटिंग्स होंगी, थोड़ी सी फेमिलैरिटी होगी। दूसरे सेशन में हो सकता है कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन चंद ले सकें, तीसरे में जाके को थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएं, और फिर until unless you did not build a strong rapport and confidence and trust with your interview partner, उस वक्त तक आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। और जब आपने इंफॉर्मेशन ले लिया तो फिर उन इंफॉर्मेशंस को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकें। तो उसके लिए हमें इन डेप्थ इंटरव्यू लेना होगा। ज़्यादातर जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम इस तरह की बायोग्राफिकल में है, वो 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स, ये इंटरनेशनल लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है। ख़ास तौर पे न्यूमैन इसको हाईलाइट करता है, लॉरेंस न्यूमैन अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक में। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारे लिए, कोई ये उस तरह से हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में शायद ज़्यादा फिजिबल नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम जितनी ज़्यादा टाइम, और वो भी मल्टीपल टाइम इंटरेक्शन नहीं होगा, हो सकता है पहला इंटरेक्शन 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, दूसरा 20 मिनट का हो, तीसरा शायद हमारा बढ़ता जाए और चौथा शायद आवर्स का हो। और जब हम इस तरह की आवर्स में चले जाएंगे तो फिर हमारे पास रियल इन्फॉर्मेशन, शुरू में हमें कभी भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं, दैट इज़ द सुपर सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले लम्हे मिलती है। तो हमें अगर रियल इन्फॉर्मेशन लेना होगी तो कंटिन्यूसली हमें इंटरेक्शन बढ़ाना होगा और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाना होगा। और जितना इंटरेक्शन और ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा तो उतनी ही हमारे पास रिलायबल इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगे। और वो हमें फिनोमेना की इन डेप्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है। हम जो इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ते हैं उसके अंदर वो लोग जाते हैं पहले, या एक दो 2-4 मिनट्स की रेपो ग्रीटिंग्स के बाद जो रिसर्चर है उसको भी पता है कि मैं किस लिए आया हूँ, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपना एम बताता है। और जो इंटरव्यू पार्टनर है वो अपना इंफॉर्मेशन देता है, उसे पता होता है कि ये मेरे से टाइम लेकर आया है,
या अथॉरिटीज़ से टाइम, यानी प्रिजन में अगर वो इंडिविजुअल है तो अथॉरिटीज़ से टाइम लेकर आया है और फिर उस इंडिविजुअल का भी टाइम लिया हुआ है, उसकी विलिंगनेस है, तो फिर वो जब वंस दे आर विलिंग दे प्रोवाइड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। ऑल्दो उसमें भी वो आइडेंटिटी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल दे हैव अ मोर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जी वहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाए। लेकिन हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप बेशक टाइम लेके जाएं, बेशक परमिशन लेके जाएं, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हमें उस तरह की उस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एक ही विज़िट में या 2 या 3 विज़िट में मिलें। तो हमें मल्टीपल विज़िट्स करना होते हैं इन डेप्थ अंडरस्टैंड फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये तो मैं बायोग्राफीज़ की बात कर रहा था। जो दूसरी केस स्टडीज़ हैं कि मर्डरर्स, सिर्फ मर्डरर्स बढ़ रहे हैं, सीरियल किलर्स मर्डर बढ़ रहे हैं, और उसको हम जनरली देखना चाहते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा हैं, तो वो फिर उस एरिया की केस स्टडी होगी। वहाँ बायोग्राफीज़ नहीं होंगी, वहाँ ऑफिशियल्स के, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेके, या पुलिस के ऑफिशियल्स के, या प्रिजन के ऑफिशियल्स के, और कुछ जो वहाँ के क्रिमिनल कैरियर के लोग हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम केस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरी तरह की केस स्टडी होगी जिसमें हम उस इशू का केस बिल्ड कर रहे होंगे। तो हमने केस स्टडी मेथड में बायोग्राफीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि बायोग्राफिकल मेथड किस तरह का हम यूज़ करें तो केस स्टडी स्ट्रांग होती है। और फिर दूसरे में अगर किसी सोशल इशू के बारे में या क्रिमिनोलॉजिकल इशू के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो उस इशू के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन की कलेक्शन को भी केस स्टडी कहते हैं।